नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भले ही आज के दौर में राजनीतिक का समीकरण जाति से परे मुद्दों पर आधारित होने की बात कही जाती है, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं दिखता। यूपी के चुनाव को ही ले लें, यहां सपा, बीएसपी और बीजेपी की ओर से जाति आधारित सम्मेलन बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करें तो उसने जातिगत समीकरणों को साधने के लिए राज्य में 200 जातीय सम्मेलन करने का फैसला लिया है। ऐसी ही एक निषाद पार्टी की रैली में खुद अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। निषाद या मल्लाह बिरादरी के वोट यूपी के कुछ जिलों में बड़ी संख्या में हैं और बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित वोटों की लामबंदी की रणनीति में इन्हें काफी अहम मानती रही है। उधर समाजवादी पार्टी यानी कि समाजवादी रथ यात्रा पर सवार कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचे ये रथ, और ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ किया कि कांग्रेस और सपा सम्मान और शिष्टाचार के नाते एक दूसरे के लिए लोकसभा की सीटें छोड़ते आए हैं, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है और इन चुनावों में सपा अपने सहयोगियों के साथ सभी सीटों पर लड़ेगी। इस मौके पर अखिलेश ने राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा की और उन्हें कई मंत्र भी दिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाओं का दौर अपने शबाब पर है। सभी राजनीतिक दल अपने वादे और इरादे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में निषाद समाज और बीजेपी की सरकार बनाओ अधिकार पाओ पहली संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन 2022 के चुनावों में 300 सीटों का आंकड़ा पार करेगा। जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं, वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने इस मौके पर पिछड़ों के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को गिनवाया, तो साथ ही मंदिर कार्ड खेलना भी नहीं भूले। एक और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है और वर्षों से दुनिया भर के आस्था के प्रतीक काशी विश्वनाथ को अपनी भव्यता वापस दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा निषाद समाज के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन बुआ और बबुआ का गठबंधन भी बन गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन ने इस महागठबंधन को पूरी तरह ध्वस्त करके उत्तर प्रदेश में पुनः माननीय श्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत भारी बहुमत प्राप्त किया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक जो कहा सो करके दिखा दिया। वहीं बीजेपी को चुनौती दे रही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं होने के यूपी सरकार के दावे पर अखिलेश ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कोई और हो ही नहीं सकता। दरअसल यूपी विधानसभा परिषद में कांग्रेस एमएलसी के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होने की सूचना नहीं मिली। अखिलेश ने सरकार के इसी दावे पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार दिल्ली की नकल कर रही है। इससे पहले भी दिल्ली की सरकार ने यही कहा कि बिना ऑक्सीजन के किसी की मौत नहीं हुई है, और वही रिपीट आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां ये कहा जा रहा है और सदन में ये बात कही गई है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता लोकतंत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने देखा है
कि किस तरीके लोग दवाई के लिए भाग रहे थे, बिस्तर के लिए अस्पताल में लाइन लगाए हुए थे और ऑक्सीजन को लेकर के कितना हाहाकार मचा था। भारतीय जनता पार्टी लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे जान चली गई लोगों की। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान की गंभीरता का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्रवार की सुबह पीएम मोदी ने यूपी के करीब 10 सांसदों को नाश्ते पर बुलाया और इस दौरान उन्हें कई मंत्र दिए। सांसदों से मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पार्टी और समाज के वरिष्ठ नेताओं से बात करनी चाहिए और उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों से खेलों और वेलनेस कार्यक्रमों से भी जुड़ने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए यह जरूरी है कि खेलों के आयोजन किए जाएं। इसके अलावा सभी सांसदों को उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कुछ अलग तरीकों को लेकर सुझाव भी मांगे। इस मीटिंग में पूर्वी यूपी के ज्यादा सांसद थे। दरअसल बीजेपी पूर्वी यूपी पर खासा जोर दे रही है। बीते 8 सप्ताह में पीएम 6 बार पूर्वी यूपी का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, 18 दिसंबर से अगला राउंड शुरू हो रहा है और 10 दिनों में वो बार बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, और आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। दरअसल निषाद या मल्लाह बिरादरी के वोट उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी के लिए कितने जरूरी है और इसको साधने की कोशिश में कैसे राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में आज जो कार्यक्रम हुआ जिसमें अमित शाह खुद पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और राजनीतिक नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि जातिगत आधार पर अपने वोट बैंक मजबूत करने की जो कोशिश चल रही है, ये वाकई इसे देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह से एक पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी वर्ग हमसे छूट ना जाए, हर वर्ग को साधने की यहाँ कोशिश की जा रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। आलोक वत्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर हैं बीजेपी के। मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। अभिषेक राज जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आलोक वत्स जी आपसे है। आलोक जी, इसे किस तरह से देखे और ये कितना महत्वपूर्ण आज का खास कार्यक्रम रहा जिसमें अमित शाह खुद पहुंचे और बताया जा रहा है कि निषाद एक वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पर अमित शाह की तरफ से की गई, जहां पर भी वो राम मंदिर का जिक्र करना नहीं भूले, जहां पर भी वो ये बताना नहीं भूले कि कितने सालों तक रामलला को टेंट में रहना पड़ा। किसी पार्टी ने कोशिश तक नहीं की उनके मंदिर को बनवाने की। ये क्या करने की कोशिश, ये क्या साधने की कोशिश, या क्या उत्तर प्रदेश के आवाम को बताने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं? नेहा जी, एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स इज डाइल्यूटेड वॉर। तो हर दल के नेता अपने सर्कस के सारे तीर छोड़ रहे हैं जनता को लुभाने की। तो हम भी अगर इस कवायद में उतरकर रैलियां कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, और राम मंदिर तो एक हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र है, ये यूपी से थोड़ी लिमिटेड है, ये तो विश्व की आस्था का केंद्र है। राम के साथ जो सर, आपको इतने बाढ़ छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, काम करिए ना। मैंने कहा ना, जैसे क्रिकेट में किसी टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाँ। पता नहीं किसकी फिरकी काम कर जाए और सारे बैट्समैन आउट हो जाए, तो इसलिए उसी तरीके से मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स इज डाइल्यूटेड वॉर। सर, डर गई है कि बीजेपी? तो उसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, डर लग रहा है जो जन सैलाब समाजवादी पार्टी में उमड़ रहा है, जो जन सैलाब प्रियंका गांधी की रैली में उमड़ रहा है, डर लगता है क्या सर? नेहा जी, जन सैलाब मीटिंगों में आने से वोट बैंक में तब्दील हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रैलियों में जन सैलाब उमड़ता था, लेकिन हर रैली का वोट बैंक में तब्दील नहीं होता था। मेनका गांधी जी, आदरणीय मेनका गांधी जी, आदरणीय अखिलेश जी की रैलियों में भीड़ जुट रही है, लेकिन वो वोट बैंक में तब्दील नहीं होगी। सर, आपने कहा कि पता नहीं किसकी किस्मत कब चमक जाए, कौन सी पार्टी कब बाजी मार जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मैं क्या मतलब निकालूं आलोक जी?
आप जरा फिर से एक बार रिपीट कीजिए। आपने कहा कि कौन सी पार्टी कब आगे निकल जाए, इसीलिए सारे जो पार्टियां अपने अपने तीर चला रही है, हम भी चला रहे हैं, इसका मैं क्या मतलब निकालूं सर? हमने सब आदमी कह रहा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, हमारे नेतृत्व में आ जाओ तो हम तुम्हारा कायाकल्प कर देंगे। लेकिन इनका जो इतिहास है, कांग्रेस का 75 साल 60 साल का 65 साल का इतिहास, आज ये जहां भी जा रहे हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये जीरो पे आउट होके आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल जीरो, उसके बाद आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भी ये लगभग जीरो पे ही आउट होंगे। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वो इतना भयावह है, आप जैसी महिला को तो वहां पर जाने में भी डर लगता होगा। उस पीरियड में सारे माफिया गुंडे जेलों के अंदर बंद है या हाइबरनेट कर गए हैं, वो किसी बिल में छिप गए हैं, बाहर आने की साहस नहीं कर रहे हैं। ये जितने सपा के साइकिल का झंडा लगाकर बगल में रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर और अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेके जो गुंडागर्दी चौक चौराहे पे होती थी और थानेदार को धमकाया जाता था एक जाति विशेष के नाम से, वो सब वो खत्म हो गया, अतीत की बातें हो चुकी है, अतीत की। ठीक है मनोज यादव जी, जो हालात थे उत्तर प्रदेश में वो काफी सुधर गए, वहाँ महिलाएं लिबरेटेड हैं। बुंदेलखंड में हमने जल मुहैया कराया, ठीक है, 45,000 घरों में जितने शौचालय का निर्माण हुआ। ठीक है सर, ठीक है, जितने, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। मनोज यादव जी, पहले से हालात काफी सुधर गए, लेकिन फिर भी बीजेपी को सभी तीर अपने चलाने पड़ रहे हैं। पता नहीं कौन सा तीर कब लग जाए, अगर नहीं लगा तो पता नहीं कौन सी पार्टी कब आगे बढ़ जाए, कब उसकी किस्मत चमक जाए। लिहाजा बीजेपी भी सारे तीर चला रही है अपने कमान से। लेकिन नेहा जी, मैं बात शुरू करूंगा महाभारत काल से। महाभारत काल हमने कागज के पन्नों में पढ़ा है, लेकिन योगी की सरकार में आपने दुशासन को अपनी आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा। वो भाजपा के दुशासन से, जो आपको, चूंकि आपको लेकर टिप्पणी की कि आप जैसी महिला कोई अगर बीजेपी के कार्यालय या चली जाए तो उस पर क्या, बीजेपी के हमारे काबिल साथी ने, खैर मुंह छुपा रहे हैं कपड़े से, वो अलग बात है, क्या कारण है, मैं नहीं उस पर जाना चाहता। लेकिन इस तरीके की बात करना, दुशासन उतार देना, महाभारत का दुशासन और कलयुग के योगी की सरकार में उतर आया उत्तर प्रदेश में, ये पहली बार देखा गया। निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट हमारी सरकार में भी था और मौजूदा सरकार में कुछ ज्यादा था। अब इनका रामराज्य है, हाथरस में हमारी दलित की बेटी को पहले तो सामंतवादियों के द्वारा रेप किया जाता है, इसके बाद उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, परिवार को उसकी चेहरा और उसकी लाश तक नहीं दिखाई जाती। कुलदीप सेंगर, वो भी एक सामंतवाद की कड़ी है, उत्तर प्रदेश के योगी राज की ठाकुर कंपनी का एक मोहरा है, उसने भी किस तरीके से अत्याचार किया ये किसी से छुपा नहीं। ये पता नहीं भाजपा वाले मुद्दे किससे भटक के क्यों डिबेट करते हैं, मुझे इनको एक्सपोज करना पड़ जाता है, मुझे ये पसंद नहीं। चुनावी वर्ष है, कामकाज पे चर्चा होनी चाहिए। नेहा जी मुझसे सवाल पूछे, मनोज जी बताइए, आपने अपनी सरकार में जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया तो कितने दिन में बनाया? लेकिन सवाल ये नहीं आता है, सवाल और कुछ आता है, कितना बेहतर एक्सप्रेस वे बनाया, लैपटॉप आपने किस तरह बांटे, अस्पतालों को में मेडिकल कॉलेज कितने आपने बनाए, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज बनाया तो वैसे क्यों खड़ा है, डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसकी नर्सेस, वार्ड बॉय और उसकी मशीनें क्यों अब तक नहीं आई, ये चर्चा इस पे होनी चाहिए। लेकिन चूंकि बात कही जाएगी तो मैं उसी बात पे जवाब जरूर दूंगा, चूंकि मेरी नेचर और सिग्नेचर कभी बदलती नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ बीजेपी से, अमित शाह जी आपके चाणक्य हैं, मोदी जी विश्व गुरु हैं और योगी जी हिंदू युवा सम्राट हैं और काम डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की सरकार की स्पीड वाला है, तो ये क्या चल रहा है? विपक्ष 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 पे आप विश्लेषण क्यों कर रहे हो? आपको तो अपनी सरकार के कामकाज बताने चाहिए, वो है नहीं। लेकिन एक मजेदार बात बताता हूँ नेहा जी, और इस पे जरूर डिबेट करिएगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा हम रोजगार देंगे, नहीं दिया, जनता ने कहा कोई बात नहीं, तो बेरोजगारी दे दी 2019 के बाद, तो जनता ने कहा कोई बात नहीं, बेरोजगारी, युवकों ने कहा चलो ठीक हम भगवान के पास जाएंगे और हाथ जोड़ के भोले बाबा से, भगवान राम से, कृष्ण से, सबसे कुछ न कुछ मांगेंगे तो कल्याण हो जाएगा। काशी विश्वनाथ में जिसका
वर्णन किया जा रहा है। 500 रुपए लगा दिए दर्शन के। अब एक तो बेरोजगारी, फिर वो रोजगार भी नहीं रहे, और 500 रुपए दर्शन करके मतलब वो मांगने जाए तो 300 रुपए के टिकट और 180 की आरती, तब कहीं उनकी मनोकामना पूरी होगी। ये आए उत्तर प्रदेश के युवाओं का उद्धार करने। अरे तुम भगवान बेचते हो, सुबह बेचते, शाम बेचते, रात बेचते, फिर सुबह बेचते, भगवान का नाम बेचते, उनके नाम पे धंधा बेचते, उनके चंदे की चोरी करते, और आप आए उत्तर प्रदेश का उद्धार करने। डबल इंजन की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा है क्या, बताया है क्या कि उत्तर प्रदेश के दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और 10% वाले जो हमारे सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका भी तो हकमारी मंत्री के भाई ने कर ली थी, वो भी आज किसी से नहीं छुपी है। तो ये पूर्णता फेल सरकार है, भगवान को बेचने वाली सरकार। ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूंगी अभिषेक राज जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र आलोक जी कर रहे थे, आप लगातार इस बात को दम भरते हैं, या कांग्रेस पार्टी से जो तमाम नेता आते हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं जी प्रियंका गांधी की रैली में तो हजारों लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और ये वोटों में तब्दील होंगे, लेकिन आलोक वर्मा जी कहते हैं ये तो अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस और सपा की रैलियों में लोग तो आते हैं लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा है, जो लोग पैसे से खरीदी हुई भीड़ लाते हैं उनको ये बात नहीं समझ आएगी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी 3.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश की जब से प्रभारी हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट और बेचैनी मची हुई। इनका पर्दाफाश हो रहा है हर मोर्चे पर। हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना, शाहजहांपुर की घटना, तमाम घटनाएं प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश में होने की वजह से एक्सपोज हुई, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो भी उसमें लोग लिप्त रहे उनको अंततः जेल जाना पड़ा, जबकि सरकार और प्रशासन ने उनको पूर्णतः बचाने की कोशिश करी। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रदेश की जनता ने देखा कि उनको इंसाफ दिलाने वाला कोई आ गया है, इसलिए जो प्रदेश की जनता है जो भीड़ रैलियों में आ रही, इससे आ रही है। प्रियंका जी का नारा, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, न केवल हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में चर्चित हो रहा है और लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, महिलाओं को। हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में क्या हिम्मत है कि महिलाओं को 40% आरक्षण दे दे टिकट में? क्या ये बता सकते हैं? मगर ये कभी नहीं करेंगे। क्या कभी संघ का संचालक किसी महिला को बनाया? क्या कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बनाएंगे? इनसे सवाल का जवाब इनको देना। ठीक है आलोक जी, ठीक है, मैं लौटती हूँ। आलोक जी, क्या वाकई डर है क्या सरकार में? एक विकास की बातें नहीं की जा रही सर, ये नहीं बताया जा रहा कि हमने 5 सालों में कितना विकास किया। ये जरूर बताया जा रहा है कि इतने सालों से रामलला टेंट के नीचे थे। ये जरूर बताया जा रहा है कि जी फलानी पार्टी जब थी तो प्रदेश में कितना क्राइम था। एक दूसरे पर ये जरूर बताया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लाल टोपी का इतिहास बताया जा रहा है, लाल टोपी रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है, ये तमाम चीजें बताई जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि आपने 5 सालों में क्या किया। ये नहीं बताया जा रहा है कि आपकी उपलब्धियां क्या है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी हमें वोट दे तो हम उसको कैसे लुभाया जाए। क्यों, आखिर ये नौबत क्यों है आलोक जी? नेहा जी, ये आपको कहाँ से एक गलतफहमी पैदा हो गई कि हम अपने उपलब्धियों को नहीं गिरा रहे हैं। हमारे पास पन्ना प्रमुख तक हमने बना दिया है। ये उपलब्धि है सर, ये उपलब्धि है क्या? इससे जनता का क्या भला होगा सर? एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए कि हमारे कार्यकर्ता उस लेवल पर जाके हर गांव डोर टू डोर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, और हमारे पास उपलब्धियों की बेरियत है सर। ये उपलब्धियां, ये पन्ना प्रमुख आपकी उपलब्धियां बता रहे हैं सर। आपका काम अगर इतना बेहतर रहा तो ये बताने की भी नौबत क्यों आ रही है सर? मुझे बताइए ना, ये पन्ना प्रमुख आपने बना दिए, ये मैं उपलब्धि के तौर पे देखूं क्या कि जनता का भला हो रहा है इससे? हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की, युवाओं की फौज है। तो उनको कहीं न कहीं हमको काम में लगाना है। और आपको मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज डाइल्यूटेड वर्ड, तो सारे लोग काम में लग गए हैं। और हमारे यहाँ अगर सपा समाजवादी की सरकार इतनी ही अच्छी थी, सर युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में लगा लीजिए सर। मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ? अभी का दौर तो प्रचार प्रसार का दौर है, उसमें लगे हुए हैं। सारे युवाओं को प्रचार प्रसार में लगा दिया आपने। कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई
प्रोग्राम के तहत गांव का दौरा कर रहे हैं। और अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही दुरुस्त थी, इतनी ही अच्छी थी, तो क्यों जनता ने इनको विदा कर दिया? इसका ये जवाब दे सकते हैं? अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी थी तो क्यों हाशिए पे चली गई? हिंदुस्तान के पटल से हाशिए पे चली गई। ये पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। और ये दोनों पार्टियां ये राजशाही को उठा के चलती हैं। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव के बाद उसका बेटा को ये फिर उसकी भी खड़ा उठा लेंगे। अब कांग्रेस में तो इसका लंबा इतिहास है। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी का नाम इन दोनों में से कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। हमारे यहाँ फर्श से अर्थ तक चला जाता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही कितनी हूँ आजादी सर। है। जेपी नड्डा को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, ये मैं बीजेपी की उपलब्धि मानूं? आपने हर जगह पन्ना प्रमुख बना दिए, ये मैं बीजेपी की उपलब्धि मानूं क्या? अपने पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बता रहा हूँ मैं उपलब्धि में नहीं गिरा रहा हूँ। उपलब्धि का आप गिनिए, 44 मेडिकल कॉलेज यूपी में, उसके बाद 8,000 घरों में उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर गैस, 2.5 लाख शौचालय का निर्माण, 55 लाख घरों का निर्माण, रोड का पूरा नेटवर्क पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेके। उसके बाद कोविड में इंडिया में WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से हमने कोविड को कवर किया। यहाँ तो लंबी लिस्ट है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाई, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होकर वहाँ काम चालू हो गया, जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आप करिए, वहाँ तो काम ही नहीं है। ये सारे काम नहीं है तो और क्या है? इनके दौर में क्या काम हुए? उसके बाद जिस तरीके से हमने कोविड में और अभी तक गरीबों को राशन मुहैया करा रहे हैं। मैं गांव के परिवेश से आता हूँ। नेहा जी, निश्चित तौर पर हर घर में आज इतना अनाज है कि वो अनाज बेच भी लेता है मार्केट। ठीक, ये सच्चाई है। मनोज जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले आलोक वत्सी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि कितनी उपलब्धियां आपकी है और उन्होंने तमाम उपलब्धियों का बखान कर दिया। आप लोग कहते हैं जी काम ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, ये तो कह रहे हैं कि हमने इतना काम कर दिया है कि आने वाले 10 साल में भी जो और पार्टी वो काम नहीं कर पाएगी। तो आखिर क्यों आप लोगों को काम नहीं दिखता है भारतीय जनता पार्टी का? क्यों जुमलेबाजी की सरकारी बताते हैं आप लोग? नहीं, देखिए वो मुद्दे अलग हैं, लेकिन अगर काम की बात नेहा जी होगी तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत किया है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और टीवी चैनल पे कहता हूँ। अब ये विचारणीय विषय है और चर्चा होनी चाहिए कि काम किया कौन सा। पहला काम सबसे बड़ा किया, चाइनीज झालर उत्तर प्रदेश में हर खंबे पे आपको लगी मिले, और उससे स्विट्जरलैंड वाली और पता नहीं कहाँ सिंगापुर वाली फीलिंग्स आती है कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं सिंगापुर में हैं। चाइनीज झालर हर 6 महीने पे लग जाती है और उसका बजट कहाँ से आता है ये राम जाने, हमें नहीं पता। दूसरा, रंग रोगन का काम किया है। रंग हर ओवर ब्रिज पे रंग बना दिया, कहीं अयोध्या बना दिया, कहीं काशी बना दिया, कहीं मथुरा बना दिया, हर जगह पेंटिंग खूब हुई है, वो आप देख सकती हैं सारे शहरों। दूसरा काम। तीसरा महत्वपूर्ण काम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की साफ सफाई, उसके रंग रोगन का काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। साफ सफाई नहीं कहा है, आप काहे के लिए जबरदस्ती उसमें एक लाइन जोड़ रही? मैंने कहा है वॉल पेंटिंग का काम किया है, चित्रकारी वाला पेड़ का, इसका। मैंने साफ सफाई नहीं कही, वो तो मेरे घर के बगल में ही दिखता है कितनी साफ सफाई। चुप रहिए, बस आप एक मिनट बधाई रखिए। तीसरा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा काम, नाम बदलने का काम। खूब नाम बदले गए हैं, स्टेशन का नाम, जिले का नाम, स्थान का नाम। पता नहीं कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने अपना नाम नहीं बदला, बाकी सब बदल दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस चीजों को अगर उपलब्धि माना जाए तो है उपलब्धि। काम तो बहुत सारे हुए, लेकिन जब काम पे आएंगे, रोजगार के मामले में आएंगे, अपराध के रिकॉर्ड के मामले में आएंगे, जब मानवाधिकार की नोटिस के मामले में आएंगे, जब आप कस्टोडियल डेथ के मामले में आएंगे, जब अस्मिता लुटने के मामले में आएंगे, जब डकैती के मामले में आएंगे, जब हमारे व्यापारियों की हत्या के मामले में आएंगे, तब उत्तर प्रदेश में जबरदस्त काम हुआ है और इसके आंकड़े लगातार बढ़े, खूब बढ़े, जम के बढ़े। तो ये काम हुए हैं। बाकी सड़क अभी भी गड्ढे में है,
आप देख लीजिए लखनऊ में अब तो कुछ पड़ रहा है डामर, मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा। ये 5 साल बाद हम, लेकिन मैं जिस घर पे रहता हूँ गोमती नगर विस्तार एरिया है, मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट वीआईपी एरिया है लखनऊ का, और यहाँ पे आप अगर मेरे घर के सामने देखेंगी तो 5 साल से डामर नहीं पड़ा। आप सोचो, ये वो सरकार है जहां हर साल सड़कों का नवीनीकरण होता है, ये पूरे 5 साल में नवीनीकरण नहीं करा, तो कौन सा काम मैं मानूं, कौन सा काम मानूं? दिया जले 7.5 लाख, फिर 11 लाख, फिर 12 लाख, फिर 15 लाख। अगर इसको आप डेवलपमेंट मानती हैं तो आप मान सकती हैं, कांग्रेस के हमारे साथी अभिषेक मान सकते हैं, और वह साहब तो कहेंगे ही कि हमने दिया 12 लाख जलाए। पहली बार इस देश में दिवाली मनी, इससे पहले कभी दिवाली मनती नहीं थी। भगवान राम जो लंका को, रावण को हरा के आए थे, वो अभी 14 में ही तो आए हैं, तभी तो दिवाली मनना शुरू हुई है। उससे पहले थोड़ी नहीं वो सतयुग में आए थे जीत के, वो तो जो हमारा कलयुग का मोदी युग है उसमें वो जीत के आए थे, रावण को मार के आए थे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ गद्दी तुम छोड़ो लंकेश, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं अखिलेश, और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं अखिलेश तो डेवलपमेंट की पूरी बयार ला रहे हैं अखिलेश। हम फिर 23 महीने में बेहतरीन सड़क बनाएंगे, हम फिर लैपटॉप देंगे, हम फिर उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे, और जहां रोजगार नहीं वहां बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम आपकी तरह शिक्षा माफिया का नाम लेके शिक्षा को माफिया के हाथ में कर देने का काम कतई नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। ये स्पष्ट है, साफ शब्दों में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता शपथ ले रहा है कि हम आपकी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। सर, ये शपथ कहीं वैसे ही तो नहीं है जैसे 2017 में ली गई थी, काम बोलता है करके तमाम होर्डिंग्स लगाए गए थे, लेकिन उस काम ने तो नहीं बोला सर। जनता ने जो बोला वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं था। पूरी डिबेट का सबसे शानदार सवाल, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमने जो काम किया था उसके बदले में ये कहा गया था कि हम डबल इंजन की सरकार आप अगर हमको देंगे तो हम डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम करेंगे। अब आप बताओ उत्तर प्रदेश में कौन सा काम डबल इंजन की स्पीड से हो रहा? कोई एक काम आप बता दो। आप तो चैनल जितनी स्पीड से हमारी सरकार में खुल रहे थे उससे दुगनी स्पीड में चैनल बंद हो रहे हैं। आप बताओ कौन सा काम किया इन्होंने? अरे वह साहब आप मत परेशान होइए, आप तो ये सोचिए कि आप कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। नड्डा साहब के पिताजी का तो नहीं नाम मालूम, लेकिन मुझे वह साहब का नाम मालूम है। वह साहब कब बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ बताएंगे? ये तो कुछ आप बता नहीं रहे हैं, आप सिर्फ नड्डा साहब का नाम ले रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, राज्य में 200 जातीय सम्मेलन करेगी भाजपा, क्या कांग्रेस की भी इस तरह की प्लानिंग है, या सिर्फ महिलाओं को 40% टिकट देकर, 40% महिलाओं को टिकट देकर ही इसी एजेंडे पे आगे बढ़ने का प्लान है कांग्रेस का? देखिए, पहले तो भी ब्रेक से पहले जो भाजपा के साथी बोल रहे थे कि जगत प्रताप नड्डा जी अध्यक्ष बने, उनके पिताजी के बारे में कोई जानता है कि नहीं जानता, तो मैं बता दूं उनके पिताजी पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनके सगे भाई जो हैं वो यूजीसी के इस वक्त डायरेक्टर हैं। खैर, मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दे की बात जो रही कि जातियों की बात रही, तो भारतीय जनता पार्टी आज से थोड़ी नए काम कर रही है। जब से सत्ता में काबिज हुए 2014 से, तब से निरंतर जातिगत सम्मेलन और जातियों को साधने की कोशिश करी जा रही, क्योंकि कोई विकास के कार्य नहीं किए गए तो स्वाभाविक सी बात है, धर्म पे बात होती थी, अब जातियों को साधा जा रहा है। आज अमित शाह जी की जो रैली रही उसमें बोला कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ का नारा दिया गया, आरक्षण विरोधी नारे उस रैली में लगाए गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से आरक्षण को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तमाम जो भर्तियां हैं बैकवर्ड समाज की, दलितों की, आदिवासियों की, वो घटाई जा रही हैं और उनको उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। धीरे धीरे करके आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और अपने को बाबा साहब का सबसे बड़ा हितैषी ये लोग बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 बार इन्वेस्टर समिट किया, जनता की जो गाड़ी कमाई उसको खर्च किया, मगर ये एक बार भी नहीं बता पाएंगे उस इन्वेस्टर समिट के होने के बाद कौन सा ऐसा बड़ा निवेश है जो उत्तर प्रदेश में आया। एक भी नहीं आया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रोजाना का जो भारत सरकार का खर्च है एडवर्टाइजिंग पे, जो मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटोएं छपती हर जगह, वो 2 करोड़ 24 लाख रुपए दिन का दैनिक खर्चा है। जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग पिछले 7 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगर आपने उत्तर प्रदेश में काम किया तो दिल्ली में, बंबई में योगी जी के प्रचार की होर्डिंग लगाने की आवश्यकता पड़ गई। आखिर आपको जातियां क्यों साधनी पड़ रही, क्यों अन्य पार्टियों से गठबंधन करना पड़ रहा है जो जातियों के नाम पे वोट मांग रही है? अगर आपने काम किया तो आप बताओ आपने क्या काम किया। आलोक जी जवाब दीजिए सर, अगर आपने काम किया है तो ये 200 सम्मेलन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आप लोगों को? राज्य में 200 जातीय सम्मेलन करेगी भाजपा,
सर क्यों जरूरत पड़ रही है जातिगत आधार पर वोटरों को साधने की? मैंने आपको कहा ना कि राजनीति के अखाड़े में जब चुनाव आता है तो हर आदमी अपने गाँव से चलता है। हम भी अपने गाँव से ये नहीं चल रहे, ये तो जिला तक को अपने सिर मारने को दिखा रहे हैं मुसलमान वोट देने के लिए। सम्मेलन करना उनको आपस में जुट कर रहे हैं और ये सब पार्टियां खासकर सपा और बिहार में राजद, ये तो है ही जातिगत पार्टी। सर जिस जनता के लिए आपने काम किया है वो काम महत्वपूर्ण है या फिर इस तरह के सम्मेलन? मैंने आपको कहा ना कि राजनीति के अखाड़े में संसद में चुनाव जीतने के लिए सारे तक बोल सकते हैं। तो यानी कि मैं ये मान लूं सर आपकी बातों का मैं ये निचोड़ निकालूं कि बात कंप्लीट होने दीजिए। रखिए, ये दुर्भाग्य है बिहार यूपी जैसे प्रदेशों का कि यहाँ पर जात के नाम होती, ये दुर्भाग्य है और ये असल सत्य है। तो इसको कवर करने के लिए हमको भी काम करना पड़ेगा। आप समाजवादी पार्टी से पूछे कि भाई उनकी जाति का अगर यादव कह जाए उनको तो वो कहाँ के रहे? मुसलमान को जोड़ के वो अपनी पत्नी बना रहे हैं। जिला जिसमें पाकिस्तान का जिसमें हिंदुस्तान का विभाजन करा है उत्तर बंगाल सर 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव, सर मुझे लगता है जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने आपको वोट दिया। आप लोग तो उन चीजों से निकल ही नहीं पाए। अभी भी आप वही चीजें कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर लोग वोट देते हैं, उस चीज को हमें मानना पड़ेगा। जो परिपाटी चलती हुई आई है सर, जनता ने उसे ब्रेक किया लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए उस बात को। नेहा जी, जो अकाट सत्य है, सत्य तो मैं काला कह दूं तो ये राजनीति नहीं है। ये अकाट सत्य है। इन दोनों प्रदेशों में जाति की राजनीति होती है, जात के नेता होते हैं, ये अकाट सत्य है। सर जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते आप लोग? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते आप लोग? जातिगत जनगणना सपा के जिम्मे क्यों नहीं करवा रहे सर? लगातार मांग उठ रही है, बिहार से प्रधानमंत्री से मिलने नेता आ गए, नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं, तमाम और मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? समाज का सोशल फैब्रिक से उसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हम इसको नहीं करा रहे। सर ये जो सम्मेलन हो रहा है उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? इस पे भी मैं आपसे बातचीत करूंगी और तफसील से चर्चा होगी सर। इस पे भी मनोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। मनोज जी, क्या वाकई इस बात को आप भी मानेंगे कि ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की और तमाम और राज्य की कि यहाँ पर जातिगत आधार पर भी राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ते हैं वोटर्स को साधने के लिए? काम सेकंड प्रायोरिटी हो जाता है, पहली प्रायोरिटी यही होता है कि आखिर जातिगत आधार पर कैसे वोटर्स को साधा जाए। देखिए नेहा जी, जो बात वह साहब कह रहे हैं उस बात में किसी तरीके का मैं ये नहीं समझता कि उसको त्रुटिपूर्ण कह दिया जाए या गलत है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान, जिसका जिक्र भी आपने किया अपने वक्तव्य में, कि आपने काम बोलता का नारा दिया, काम कराया, सारे काम किए और चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि हम उस तथ्य को झुठलाना चाहते थे। हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट पे चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो, उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मुद्दा बने वो डेवलपमेंट बने, लेकिन वो नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वही सत्य पे चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है और बीजेपी इसीलिए उसने 5 साल में कोई काम नहीं करना उचित समझा। जो काम किए, समाजवादियों के कामों को आगे बढ़ा दिया, एक बात। दूसरा, लेकिन जो एक जाति का ब्रेक टूटा, जो आपने अपने वक्तव्य में कहा कि तमाम सारी जातियों के बंधन टूट के एक बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला, तो वो समाजवादी पार्टी का वोटर था, वो कांग्रेस का वोटर था, वो बसपा का एक बड़ा वोटर था, जिसने ये विश्वास किया कि अगर हम बीजेपी को चुनते हैं, मोदी जैसा हमारे पास ऐसा लीडर है जो कहता है वो करता है। क्योंकि उस वक्त वो कह रहे थे, करने का, डिलीवरी का धीरे धीरे समय आ रहा था, सपने दिखा रहे थे। लेकिन जब जनता ने 17 में सब कुछ तोड़ के इनको मैंडेट दिया तो लगा कुछ कसर रह गई, ये नोटबंदी किया, हो सकता है काला धन धीरे से अब आएगा, तब मोदी जी कुछ डेवलपमेंट शुरू करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, लोगों को और सारी व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन फिर जब वो नहीं हुआ, 19 का चुनाव उसी में बीत गया, जीत गए। अब जब हकीकत सामने आई कोरोना जैसी महामारी में कि सरकार के पास तो पैसा ही नहीं, सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं, कांग्रेस के एक विधायक ने पूछा,
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में की ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई? सरकार करी, कोई मौत नहीं हुई। और जब मैं कहता हूं कि 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के जब डेटा का रिपोर्ट आती है वोटर लिस्ट की, तो नेहा जी 16.5 लाख वोट कट गए। बताइए 16.5 लाख वोट क्यों कटे? ये जानकारी कोई नहीं देने को तैयार। अगर वो लोग सर, ये जिंदा हैं कैसे तो तय क्यों हो कटे? कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है? ये कैसे तय हो? नहीं तो ये कौन नहीं, तय अगर करेगा? स्वास्थ्य मंत्री सदन में ये कहते हैं कि हमने तो जी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये कहा है कि हमें आप बताइए कि आपके राज्य में कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। आपसे मैं जानना चाहूंगी अभिषेक जी, क्यों आखिर अभी तक तमाम और मुख्यमंत्रियों ने ये आंकड़ा नहीं दिया स्वास्थ्य मंत्रियों को? सिर्फ पंजाब को छोड़ के और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के किसी ने नहीं दिया। पंजाब में भी सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 मौतें हुई है। देखिए ऐसा है, जब कोरोना की सेकेंड वेव आई इस साल, तो जितनी भी मौतें तमाम राज्यों में देश की हुई, वहाँ पे मौतों के आंकड़े जो थे वो सरकार द्वारा रोजाना दिए जा रहे थे कि कितने लोग मरे। सर, मैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से कह रही हूँ, अगर स्वास्थ्य मंत्री, अगर आप स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य को झुटला रहे हैं तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए। पूरा प्रयास किया जा रहा है। आधा मिनट का समय दे दीजिए प्लीज। अभिषेक जी, आगरा में 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन की पाइपलाइन बंद की जाती है और ये कहा जाता है कि हम ट्रायल कर रहे हैं ऑक्सीजन का पाइपलाइन बंद करके, और उतने 1 मिनट में कितनी मौतें हो जाती नेहा जी? क्या आपके चैनल पे वो खबर नहीं चली थी? वो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और क्या था? आपने ऑक्सीजन पाइपलाइन बंद कर दी और 1 मिनट में कितने लोग मर गए? ये बात नहीं, तो वो किसकी कमियां थी? वो किसकी कमी थी सर? वो सरकार की कमी है और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किसके हैं? बीजेपी के। इसीलिए तो आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस की जहाँ पे सरकारें हैं वहां से क्यों नहीं आए सर? वहां से आंकड़े क्यों नहीं आए? कांग्रेस, सुनिए बात आप, कांग्रेस की जहाँ पे सरकारें रही वहाँ पे हमारी पार्टी की जो भी सरकारें रही उन्होंने जनहित में काम किया, हमने जनता की वहाँ पे मदद करी। उत्तर प्रदेश की सरकार के तरह अहंकार नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी कर दिया। जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने लोगों को, माइग्रेंट वर्कर को मुंबई से कर्नाटक से लाने के लिए तैयार नहीं थी, तो हमारी नेता ने बसें वहाँ पे भिजवाई। तो उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रवैया? सर, जहाँ पे आपकी मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए क्या आपने किया क्या नहीं किया वो पूरी जनता ने देखा है, देशवासियों ने देखा है। लखनऊ में ऑक्सीजन नहीं भिजवाया। अभिषेक जी, राजस्थान में मौत नहीं हुई, अपनी निजी छत्तीसगढ़ में मौत नहीं हुई, सरकार इतना बड़ा तंत्र, पंजाब में मौत नहीं हुई। मैनेज करा सकता है सर, क्या लोगों को इंजेक्शन की कमी से लोगों की मौत नहीं हुई? क्या सीएमओ लोगों ने ये जवाब नहीं होता है सर, भगाया नहीं? ये जवाब नहीं होता है सर। अभिषेक जी, ये जवाब नहीं होता है। इन सब चीजों को कवर किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शमशानों में जब लाश जलाई जा रही थी, क्या वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगा के उसको बंद नहीं कर दिया? वहाँ पे लोगों का जाना बंद नहीं हो गया? मनाही नहीं हो गई पत्रकार बंधुओं को आप वहाँ जाकर कवर नहीं कर सकते हैं? क्या आपको ये बात नहीं मालूम है? आप लोगों ने सारी चीजें देखी है। सर, उत्तर प्रदेश से देखिए क्या सर? केवल पंजाब ने देखे, छत्तीसगढ़ ने देखे, राजस्थान ने देखे क्या? और वो तमाम राज्य ने देखे पंजाब, जहाँ कांग्रेस की राजस्थान सरकार और है। छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अपने लोगों के लिए काम किया है। वहाँ पे मौतें नहीं हुई, मैं ये मान लूं सर। वैक्सीनें लगाई गई है। नहीं, मैं ये मान लूं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। आपको जो सवाल पूछना चाहिए आप हमसे सवाल पूछ रही हैं। उत्तर प्रदेश में लोग ताश के पत्तों की तरह मरते चले गए लखनऊ जैसे शहरों में, और भारतीय जनता पार्टी वाले बता नहीं सकते। सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं, झूठे सरकारी आंकड़े पर प्रस्तुत किए गए हैं जनता के सामने। सरकार ने बताया नहीं, लखनऊ में कोई कब्रिस्तान, कोई शमशान खाली नहीं था। सरकार बता रही थी 30 मौतें हो रही है डेली लखनऊ में। आलोक जी, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, और मुख्यमंत्री राज्यों के देते नहीं है आंकड़ा, और ये कह रहे हैं कि जी जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ पे तो बहुत बेहतर काम हुआ, वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी। सही बोल रहे हैं, अब सच्चाई भी यही है, इनके किसी के पास आंकड़ा नहीं है तो बगैर डेटा के कैसे काम चलेगा? और अगर हमने कहीं पे भी दखलंदाजी की या ये किया चलिए, जेल में नहीं जाते। चलिए, मुझे लगता है मनोज जी को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जब राज्यों के मुख्यमंत्री ही आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो आगे कैसे केंद्र के पास पूरा आंकड़ा होगा? इस पे भी हम बातचीत करेंगे, और सवाल ये भी रहेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा सबसे ज्यादा दौरे प्रधानमंत्री के हो रहे हैं। इसके क्या मायने निकाल? आलोक जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं ऐसा उत्तर प्रदेश में। चुनाव तो और तमाम राज्यों में भी है,
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश को ही सबसे ज्यादा फोकस में क्यों रखा गया है, या प्राथमिकता में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश ही क्यों है? क्या बड़ा राज्य है इसलिए उत्तर प्रदेश सबसे प्राथमिकता में है, या फिर उनको ये डर है कि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया तो मेरी भी कुर्सी पे कहीं ना कहीं खतरा आ जाएगा, इसलिए उत्तर प्रदेश पहली प्राथमिकता में रखा गया है? इसीलिए पिछले 8 हफ्ते में 6 दौरे हो चुके हैं और आने वाले 10 दिन में 4 दौरे प्रस्तावित हैं। क्या ये वजह है क्या सर? आलोक जी, आपने ठीक कहा कि ये सबसे बड़ा प्रदेश है और इस मायने से भी इसको थोड़ा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन और भी जिन प्रदेशों में चुनाव है वहाँ भी हम इसी तन्मयता के साथ लड़ेंगे। इसी तरीके से वहाँ भी हमारी तैयारियां चल रही हैं। अभी यूपी के दौरे चल रहे हैं तो आपके जहन में आ रहा होगा कि यूपी पर ज्यादा फोकस है और अन्य राज्यों पर भी हमारा फोकस नहीं सर, सारे दौरे देखते हैं हम तो प्रधानमंत्री के, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, या फिर लाल टोपी वालों से ज्यादा खतरा है? ये मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। लाल टोपी हरा टोपी जो हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, अगवाई काफी है और हम 350 से ऊपर जीत रहे हैं। ओपिनियन पोल भी इसी तरीके के प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हमारे कार्यों की अहमियत जनता के दिल में उतरती है। वहाँ पर सुरक्षा का माहौल, भयमुक्त समाज, माफियाओं को अंदर हजारों करोड़ के उनसे जो संपत्ति लूटी थी उन्होंने गवर्नमेंट की, उसको हमने वापस चलाया गवर्नमेंट को। हमने बुंदेलखंड में पानी पहुंचा दिया, हमने वहाँ डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने FDI कैपिंग कम बढ़ा के 74% कर दी, जो 49% थी डिफेंस में, इस सब से रोजगार मुहैया होगा। 44 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। उसके बाद सड़कों की जाल बिछी हुई है, रोज कहीं न कहीं सड़कों का निर्माण हो रहा है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक ही घोटाला नहीं हुआ, कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि मायावती पूरा नोएडा बेच के खा गई, उसके पहले अखिलेश ने बेच के खा गई। एक एक प्लॉट पर कितना घूस लखनऊ जाता था, इसकी पूरी रिकॉर्ड है। ये जो यादव सिंह पकड़ा गया सर, वो सब चीजें तो बाद में निकल के आती है ना सर, अभी तो आपकी सरकार है वो भी डबल इंजन की, अभी कहाँ से निकल के आएगी? सेक्टर में तो हमने पूरा कर लिया ना 5 साल। आज तो पूरा आया, कहीं पर आपको लगा कि हम किसी के ऊपर और अगर प्रधानमंत्री को किसी के ऊपर हल्का भी खत्म होता है। ठीक है, मनोज जी का रुख कर लेते हैं सर, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। ठीक है आलोक जी, ठीक है। मनोज जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको वजह लगती है इसके पीछे कि प्राथमिकता में, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है? क्योंकि लगातार दौरे हो रहे हैं सर, उत्तराखंड में तो इतने दौरे नहीं हो रहे, पंजाब में तो इतने दौरे नहीं हो रहे, गोवा में तो इतने दौरे नहीं हो रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दौरे हो रहे, क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश में मजबूर विपक्ष नहीं है, उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष है। और मजबूत विपक्ष हो जो मोदी जी की भी चैन और सुकून पूरी तरीके से चला जाने वाला है। और कहते हैं कि लाल टोपी वाले का मतलब रेड अलर्ट। किसको रेड अलर्ट करने के लिए कहा है? अपनी पूरी बीजेपी को रेड अलर्ट करने के लिए कहा है कि अगर ये लाल टोपी वाले जो सड़कों पे उतरते हैं तो निश्चित तौर पे परिवर्तन लाते हैं। और ये कोई ऐसी नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में आलोक जी कह रहे हैं लाल टोपी का कोई असर नहीं होने वाला, भगवा रंग ही काफी है देश को रंगने के लिए, प्रदेश को रंगने के लिए। वो हमारी आस्था का रंग है और वो ईश्वर से ही सुशोभित होता है। इससे पाखंडी और झूठे लोगों से मुझे नहीं लगता है कि उस तरह के रंग का कोई मतलब है। बस आप काहे के लिए बेचैन हो रहे हैं? आप तो सेकंड डोज मिल चुकी होगी, आपको कोरोना का कोई डर नहीं, तो बीच में इंटरप्ट करिए, दिक्कत हो सकती है, मत करिए बीच में इंटरप्ट, हमको अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, आप बस अरे MLC आप नहीं बनाए गए, अभी 36 सीटों पे चुनाव होता है, कोशिश करिए हो जाइए ना, फिर दोबारा फिर 28 साल लगेंगे आपकी सरकार को। मैं ये कह रहा हूँ कि योगी, शांत रहिए, आप बोलने नहीं दे रहे भाई। सुन लेते आलोक जी सुन लेते हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से इस देश का ही नहीं विश्व में राजनीति में एक बड़ी पक्ष रखने वाला स्टेट है। और अगर यहाँ की राजनीति जब करवट लेती है तो निश्चित तौर पे सेंट्रल की राजनीति में भी वो दखल हो जाती है। तो मोदी जी को इस वक्त योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचाने की चिंता नहीं है, उनको चिंता ये है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बचा लो, जिससे कम से कम ये हो सके कि मैं 24 में
ढंग से एक चेहरा बन के चुनाव लड़ सकूं। अगर उत्तर प्रदेश हारे तो हो सकता है बीजेपी में ही बगावत शुरू हो जाए और वो जो चेहरा है उनकी जगह कोई दूसरा चेहरा आ जाए। और दूसरा एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा, दूसरा ये भी है, अगर योगी आदित्यनाथ पुनः जीतते हैं उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी को इस बात का भी खतरा है कि फिर योगी आदित्यनाथ को आरएसएस आगे करेगी और मैं पीछे हो जाऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि इन तमाम चुनावों में केंद्र पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर ही सभी का फोकस है और प्रधानमंत्री के दौरे ये लगातार बता रहे हैं। हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ उसने भी ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि 200 जातिगत सम्मेलन करने की कोशिश में यहाँ पर अब बीजेपी लगातार लगी हुई है, यानी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।